औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह हज के छठे रकू में अल्लाह फरमाते हैं कि तुमको मुशरिकीन मक्का से लड़ाई की इजाज़त दे दी गई है। ईमान वालों की पहचान यह है कि जब उनको इक़्तिदार मिलता है तो वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अच्छाई का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं। लेकिन इंजाम हर बात का अल्लाह के हाथ में है। फिर मुनकरीन का तज़किरा फरमाते हुए कहा गया कि उनका अंजाम तबाही है। फिर सूरह हज के 7वें रकू में अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहें कि मैं तो तुम्हें तुम्हारे आमाल के नतीजों से खबरदार करने वाला हूँ। जो यकीन करे, नेक काम करे, उसकी बख्शिश हो जाएगी और मुनकरीन का ठिकाना जहन्नम है। फिर फरमाया कि शैतान तो नबियों के पैगाम में शुबे डालने वाला है, लेकिन पुख्ता यकीन के साथ ईमान लाने वाले को अल्लाह सीधा रास्ता दिखाता है। लेकिन मुनकरीन सराते मुस्तकीम ना पा सकेंगे यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। फिर इस दिन यकीन के साथ भलाइयाँ करने वाले जन्नतों में और मुनकरीन ज़िल्लत का इज़ाब देखेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साहिब CPC के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स पे बात करते हुए दोस्तों के साथ बात जा ठहरी ऑर्डर 1, रूल 1 अप टू 13, पार्टीज टू सूट्स के हवाले से। ऑर्डर 1 CPC 1908 बुनियादी तौर पर एक दावे के अंदर ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर से मुतल्का है। फ्रीकैन इन अफराद को कहा जाता है। पार्टीज टू द सूट वो अफराद हैं जिनके नाम मुकदमे के रिकॉर्ड में आते हैं। मदई है या मुद्दा अलैह है, वो उस अमर मुतनाज़िया से मुतल्लक कोई कंसर्निंग पार्टीज होती हैं। एक दावे में मुख्तलिफ प्लेंटिफ्स शामिल होकर अपने किसी मुश्तरका हक के लिए चाराजोई कर सकते हैं, लेकिन मुश्तरका दावे में सिर्फ मखसूस शराइत को पूरा करने पर ही मेंटेनेबिलिटी या जो दायरी है वो अपना स्टेटस गेन कर सकती है। अगर किसी दावे में फरीकैन ज़्यादा हों तो वहाँ नुमाइंदा दावा दायर किया जा सकता है, और नुमाइंदा दावा दायर करने से पहले अदालत की इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। बसूरत दीगर नुमाइंदा दावा दायरी जो है वो बार होगी, दायर ना किया जा सकेगा। अगर किसी दावे में गलत फरीकैन को शामिल कर दिया गया हो या बेजा तौर पर फरीकैन को शामिल कर दिया गया हो, यानी अगर उसमें मिसज्वाइंडिंग हो गई है या अननेसेसरी पार्टीज को शामिल कर दिया गया है, तो ऐसा दावा खारिज नहीं किया जाएगा, बल्कि अदालत फ्रीकैन के हकूक और उनके मफादात को मद्देनजर रखते हुए उस दावे का फैसला करेगी। यानी पार्टीज की ज्वाइनिंग, मिस ज्वाइनिंग या नॉन ज्वाइनिंग की वजह से अदालत दीवानी किसी किस्म का कोई दावा भी खारिज नहीं कर सकती। अगर कोई मुकदमा गलत मदई के नाम से दायर किया गया है तो अदालत इस मुकदमे को खारिज नहीं करती, बल्कि फरीकैन मुकदमा को उस वक़्त तक टाइम दिया जाता है कि वो मुकदमा में जो मौजूदा गलती है उसको वो दुरुस्त कर लें, और अदालत को ये भी इख्तियार हासिल है कि वो दौराने कार्रवाई किसी भी मरहला के ऊपर पार्टीज के अंदर अजाफा कर सकती है या उनकी तादाद में कमी कर सकती है। लेकिन अगर किसी दावे में डिफेंडेंट का इजाफा किया गया हो
तो फिर अदालत की हदायत के मुताबिक आपको प्लेंट के अंदर, उस अर्जी दावे के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट में जाना पड़ेगा और अमेंडमेंट की जाएगी। Parties to the suit according to Order 1, Rule 1, all the person may be joined in one suit as plaintiff in whom any right to relief in respect of a cause of action exists in like manner. Rule 3, Order 1 CPC 1908 provides that all the person may be joined as defendant against whom any right to relief in respect of cause of action arises. यानी ऑर्डर 1 का रूल 1 उन अशखास, उन प्लेंटिफ्स, मदयान जो से मुतल्लिका है जो शामिल किसी दावा में किए जा सकते हैं, यानी वो लोग जो कि उस काज ऑफ एक्शन से कोई राइट रखते हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1982 CLC पेज 1234, 1993 CLC पेज 1606, PLD 1986 लाहौर हाईकोर्ट पेज 194, PLJ 1986 लाहौर हाईकोर्ट पेज 275, 1996 PLC सुप्रीम कोर्ट पेज 134 और 1988 SCMR पेज 1311 में हमें मिलती है। और इस हवाले से ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स के हवाले से 2003 SCMR पेज 29, 1988 SCMR पेज 1311 इसी केस में रिविजिट किया गया और 2003 YLR पेज 1260 इस बात को अब हमें इंटरप्रिटेशन दे देती है और वाज़े कर देती है कि वेयर नेसेसरी पार्टी इज नॉट ज्वाइंड द कोर्ट हैज द ऑप्शन टू डिसमिस द सूट एज इनकम्पिटेंट or to remand the case with description to get impleaded all the parties and decide the matter afresh. And court can implead party even without any application. Lacuna, if left, can be filled by the appellate court. Appellate court में जाके भी ये लकूना फिल किया जा सकेगा। इस हवाले से 1985 SCMR पेज 79, 1995 लॉ नोट्स पेज 811, 1991 CLC पेज 1601, PLD 1990 सुप्रीम कोर्ट पेज 1092, 2001 SCMR पेज 1680, 2006 CLC पेज 86, 1984 SCMR पेज 360 और 2011 SCMR पेज 1591, PLD 2009 लाहौर हाईकोर्ट पेज 140, 2010 YLR पेज 763, 2006 CLC पेज 814, 2006 CLC पेज 876, 2007 CLC पेज 160 और PLJ 2003 लाहौर हाईकोर्ट पेज 329 और 2012 MLD पेज 1707 और 2009 MLD पेज 461। जहां तक मामला ज्वाइनिंग ऑफ डिफेंडेंट में फाल गिर जाए तो 2001 PLC पेज 5, 1991 CLC नोट 94
और परफॉर्मा डिफेंडेंट का जहां तक मसला बन जाता है पार्टीज टू द सूट के ऊपर, तो उसमें जो बुनियादी लॉ आपको मिलेगा वो PLD 1956 लाहौर हाई कोर्ट पेज 242 में आपको मिलेगा। और ये बात परफॉर्मा डिफेंडेंट के हवाले से कहा गया कि पार्टीज कैन बी इम्प्लीडेड एज परफॉर्मा डिफेंडेंट और परफॉर्मा रिस्पोंडेंट एप्लीकेशंस के अंदर फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, बट नो हार्ड एंड फास्ट रूल कैन बी लेड डाउन। Claim of plaintiff and performer defendant being indivisible, performer defendant are necessary parties to the suit or for that matter to revision। इस बात को 2001 YLR पेज 2762 में डिस्कस किया गया। और याद रखिएगा, अगर मामला मज़ीद आप इस हवाले से कुछ देखना चाहें तो 2012 CLC पेज 1457, 2011 SCMR पेज 1591, 2000 SCMR पेज 134, 1988 SCMR पेज 1311 जो है इसी बात के ऊपर हमें काफ़ी हद तक इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद अगर हम चले जाएं ऑर्डर 1 के रूल 2 की तरफ, तो ऑर्डर 1 रूल 2 CPC 1908 जो है बुनियादी तौर पर कोर्ट को इंपावर करता है टू ऑर्डर द सेपरेट ट्रायल where it appears to the court that any joinder of the plaintiff may embarrass or delay the trial of the suit। बात जहां पे वाज़ेह गिर दी गई, द कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ टू देयर इलेक्शन आर ऑर्डर सेपरेट ट्रायल आर मेक सच ऑर्डर एज मे डीम फिट। जाओ भाई, दायरा इख्तियार अदालत अलग तहकीकात की निस्बत जो है उसके हवाले से पावर ऑफ ट्रायल कोर्ट जो है वो डिटरमिन कर दी गई ऑर्डर 1 रूल 2 के अंदर। इस बात की मजीद इंटरप्रिटेशन 1995 MLD पेज 244, PLD 1984 कराची हाई कोर्ट पेज 216 और 2002 CLC पेज 1875 इस बात पे हमें वाज़ेह कर देती है और मल्टीफेरियसनेस ऑफ सूट्स को वाज़ेह कर देती है कि रूल 2 ऑफ ऑर्डर 1 CPC 1908 बेसिकली एम्स at to check the multifariousness to the joinder of parties and cause of action। Basically, it provides where it appears to the court that any joinder of the plaintiff may embarrass or delay the trial of the suit. The court may put the plaintiff to their election or order separate trial and make such other order as may deem fit। अलहदा तहकीकात की निस्बत सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर जो है वो कोर्ट को इंपावर कर दिया गया कि वो करे। उसके बाद ऑर्डर 1 रूल 3 जो है वो वाज़ेह कर देती है कि हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट। हर वो शख्स जिसके खिलाफ किसी को दाद रसी मतलूब होगी that will be joined as defendant। इस बात की मजीद इंटरप्रिटेशन 1984 CLC पेज 564, 1995 CLC
पेज 1761 में, 1995 MLD पेज 244, PLD 2004 पिशावर हाई कोर्ट पेज 155, 1990 MLD पेज 2252, 1992 CLC पेज 303। और अगर पार्टीज आर नॉट इम्प्लीडेड एज डिफेंडेंट, ऑर्डर 1 रूल 3, इस हवाले से अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 1989 MLD पेज 2192, 2003 YLR पेज 1224, PLJ 2003 लाहौर हाईकोर्ट पेज 96, 2003 YLR पेज 87, और ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट सेम काज ऑफ एक्शन के हवाले से अगर उनसे दादरसी मतलूब है तो क्या ऑर्डर 3 रूल 1 जो है, ऑर्डर 1 रूल 3 जो है वो किस तरह से हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन देगा। इस हवाले से PLD 2009 कराची हाई कोर्ट पेज 227, NLR 2003 सिविल डाइजेस्ट लाहौर हाई कोर्ट पेज 407, 2009 CLC पेज 433, 2009 CLC पेज 1070 जो है एज इट इज द प्रीपोजिशन ऑफ द केस, हमें इस खास प्रीपोजिशन पे हमें वजाहत दे देता है। और अगर डिफेंडेंट्स एरर्ड एज पार्टी अननेसेसरली, देन हमें 2009 YLR पेज 845 इस बात की इंटरप्रिटेशन देगा। और इसी पॉइंट के ऊपर अगर आपको मजीद कुछ देखना हो तो 2011 CLC पेज 1239, और इसी बात को मजीद अगर आप इंटरप्रिटेशन में लेके जाना चाहें तो 1990 MLD पेज 1617, 2001 CLC पेज 1589, और उसके बाद एक बड़ी अहम बात है बताओ डिफेंडेंट कि अगर सूट बाय डिजिग्नेशन है गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ तो दैट इज नॉट मेंटेनेबल इन द अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 1 रूल 2 के तहत। इस बात को 1990 ALD पेज 2851 में, 2005 YLR पेज 277 में और वाज़े कर दिया गया कि अगर किसी केस में प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन वेस्टेड विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज टू बी इंडिपेंडेंटली मेड पार्टी बीइंग ऑनर ऑफ द लैंड, डेजिग्नेशन को आपने पार्टी नहीं बनाना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बना लें, फेडरल गवर्नमेंट है तो फेडरल गवर्नमेंट को बना लें। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1987 CLC पेज 2360, 2001 CLC पेज 701, 2005 YLR पेज 277, और इसी पॉइंट को डिस्कस करती है PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 183। और इसी बात के ऊपर अगर आप मजीद सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट देखना चाहें तो PLD 1980 सुप्रीम कोर्ट पेज 97, और 2001 UC पेज 781, 2013 SCMR पेज 464, 2014 CLC पेज 167,
और इसी बात की मज़ीद टेक्निकलिटीज़ को अगर आप देखना चाहें तो 1993 SCMR पेज 1185, 2003 CLC पेज 1788 और 1988 SCMR पेज 763 और इसी बात को 2012 CLC पेज 918। अगर इस बात को मज़ीद आप इंटरप्रिटेशन में देखना चाहें और उसकी टेक्निकलिटीज़ पे कुछ बात मज़ीद करना चाहें तो 2013 CLD पेज 1718 और 2013 YLR पेज 1436 जो है वो इस बात में वजाहत दे देती है कि डिफेंडेंट को एज ए ज्वाइंडर जब भी रखा जाएगा तो देखा जाएगा कि क्या इसके खिलाफ कौन सी दादरसी प्लेंटिफ को मतलूब है। और PLD 2003 लाहौर पेज 615, 2014 YLR पेज 444, 2013 SCMR पेज 464, 2012 CLC पेज 918 और 2014 CLC पेज 167 जो है वो इसी बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। उसके बाद ऑर्डर 1 का रूल 4 कहता है कि कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ ज्वाइंट पार्टीज। किसी अमेंडमेंट के बगैर भी फैसला जो है कोर्ट करने की इम्पावर है। इस बात की मजीद इंटरप्रिटेशन आपको इस तरह से मिलती है कि जजमेंट में बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट नंबर 1 for such one or more of the plaintiff as may be found to be entitled to relief for such relief as he or they may be entitled to। उनके खिलाफ वाकई उनको दादरसी मतलूब है। दूसरी, against such one or more of the defendant as may be found to be liable according to their respective liabilities। अगर अदालत को वजाहत हो जाती है कि वाकई प्लेंटिफ्स को इन डिफेंडेंट्स के खिलाफ दादरसी मतलूब है तो फिर डिफेंडेंट की ज्वाइनिंग के लिए आपको अमेंडमेंट में भी नहीं जाना पड़ेगा। इस बात की इंटरप्रिटेशन जो अगर बेस में अगर आप जाना चाहें इस स्पेसिफिक प्रीपोजिशन और नोशन ऑफ द CPC के हवाले से तो ऑल इंडिया रिपोर्टर 1929 बम्बे हाई कोर्ट DB का फैसला पेज 51 और इसी बात को पाकिस्तान की एक लैंडमार्क जजमेंट है 1984 CLC पेज 1897 में इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं ऑर्डर 1 के रूल 5 की तरफ। ये वाज़े कर देती है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक डिफेंडेंट तमाम रिलीफ से तमाम दादरसी से गर्ज रखता हो जिसका दावा किसी मुकदमे में इसके खिलाफ जो है वो दायर किया गया है। इसके इस बात की अगर आप देखना चाहें अगर सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ भी है तो पार्टी नेसेसरी है, वो डिफेंडेंट नेसेसरी पार्टी है, थोड़ा सा भी रिलीफ है तो टू सम एक्सटेंट भी है तो इस बात को 2001 CLC पेज 90, 1995 CLC पेज 1200 में इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद ऑर्डर 1 रूल 6 जो है उसमें
वाज़े कर दिया गया कि मुद्दई को इख्तियार हासिल है कि अगर उसकी मर्जी हो एक ही मुकदमा में इन अशखास में से सबको या बाज़ को वो पार्टी बना ले जो एक ही कॉन्ट्रैक्ट की बाबत मुनफरद या मुश्तरका तौर पर लायबल हों। अब इसके अंदर वो लोग भी शामिल किए जा सकते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी या प्रेविसरी नोट के हवाले से भी फ्री कहने मुकदमा बन सकते हैं। इस बात की मजीद इंटरप्रटेशन PLD 1984 कराची हाई कोर्ट पेज 216, PLD 1987 कराची हाई कोर्ट पेज 139 और PLD 1984 कराची हाई कोर्ट पेज 214 जो है हमें इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। उसके बाद ऑर्डर 1 रूल 7 जो है कहती है कि व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रिड्रेस इज टू बी सॉट, कि जब मुद्दई को शक हो कि इस शख्स से उसे दाद रसी, इस डिफेंडेंट से उसे दाद रसी मिलनी चाहिए, तो वो उसको डिफेंडेंट पार्टी बनाएगा और वो डिफेंडेंट के तौर पे आएगा और बाद में अदालत इस बात को डिटरमिन करेगी कि क्या वाकई इससे दाद रसी प्लेंटिफ को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस बात को PLD 1984 कराची हाई कोर्ट पेज 2160 में भी इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद बात चल निकलती है ऑर्डर 1 के रूल 8 वाज़े करता है कि एक शख्स जुमला अशखास हकदार की तरफ से जो एक ही हक रखते हों वो दावा या जवाब दे सकता है। अब अगर हम इस बात को देखना चाहें तो 1 पर्सन में सू आर डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। एक बंदा सबके बिहाफ पर सूट फाइल भी कर सकता है और डिफेंड भी कर सकता है। नुमाइंदा सूट्स के हवाले से बात चल निकली जो कि एक इनएबलिंग प्रोविजन है। और ये वजाहत भी कर दी गई थी कि नुमाइंदा सूट जो है अदालत की इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है, बसूरत दीगर नुमाइंदा दावा दायर नहीं होगा। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1983 SCMR पेज 587, 1998 CLC पेज 33, अब बात थोड़ी सी आगे चलते हैं कि ऑर्डर 1 रूल 8 की इसेंशियल कंडीशंस कौन कौन सी हैं। नंबर 1, द रिप्रेजेंटेड पार्टीज मस्ट बी न्यूमरस। काफी ज्यादा होनी चाहिए पार्टीज, 2 या 2 से ज्यादा। दूसरी बात कि उस मुकदमे में, उस दावे में उनका सेम इंटरेस्ट हो। तीसरी बात, द परमिशन ऑफ द कोर्ट। एप्लीकेशन अदालत में देनी है और अदालत से परमिशन बाकायदा लेनी है। उसके बाद जब परमिशन मिल जाए, चौथे नंबर पर याद रखिएगा, अदालत परमिशन दे देती है रूल 8 के तहत ऑर्डर 1 के,
तो नोटिस जो है पार्टीज को लाजमी दिया जाएगा। पार्टीज सॉट टू द रिप्रेजेंटेटिव इन द सूट। जो पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको वो रिप्रेजेंट करना है, उनको एक दफा नोटिस लाजमी दिया जाएगा। ये 4 कंडीशंस जो हैं ये मैंडेटरी हैं, और इस कंडीशंस के ऊपर बुनियादी जो रूल इस्टेब्लिश किया गया 1995 CLC पेज 846 जो है वो इस हवाले से हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन दे देता है। और इस पे PLD 1982 सुप्रीम कोर्ट पेज 120, 1989 MLD पेज 4250 और 2010 CLC पेज 1402, 1998 SCMR पेज 2197, 2010 CLC पेज 658 और 1998 MLD पेज 1726 और 2010 MLD पेज 1861, 1991 SCMR पेज 2056। और इसी बात को अगर हम मज़ीद खंगालना चाहें तो मेरे दोस्तों 1999 CLC पेज 66 भी इसी बात को इंटरप्रिटेशन दे देती है हमें। और क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन बी रेज्ड, डेल्ट विद एंड डिसाइडेड इवन एट अ रिविजनल स्टेज अकॉर्डिंग रिलेटेड विद ऑर्डर 1 रूल 8 नुमाइंदा सूट्स के हवाले से। रिविजनल स्टेज पे भी ये बात जो है वो डिसाइड हुई थी, और इस बात को 2003 वायलार पेज 690 में इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो बात वाज़े हो जाती है 2015 CLC पेज 253C में, 1986 CLC पेज 2218, 2010 CLC पेज 902, NLR 1996 UC 523C, 1997 CLC पेज 615, 2012 CLC पेज 918 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। जहां तक मामला आगे निकलता है और वो जा ठहरता है ऑर्डर 1 के रूल 9 मिसजॉइंडर एंड नॉन ज्वाइंडिंग के हवाले से। मिसजॉइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर के हवाले से बात यही आ जाती है कि अगर किसी दावे में गलत फ्रीकैन को शामिल कर दिया गया हो या मिसजॉइन हो गया है, तो फ्रीकैन ऐसा दावा अगर हो चुका है मिसजॉइंडिंग के साथ या मिसजॉइंडिंग या नॉन ज्वाइंडिंग के साथ, तो फिर ऐसे दावे को खारिज नहीं किया जाएगा, बल्कि अदालत फ्रीकैन के हकूक और उनके मफादात को मद्देनजर रखते हुए उस दावे का फैसला करेगी। यानी कोई दावा सिर्फ और सिर्फ मिसजॉइंडर और नॉन ज्वाइंडर की बिना पर खारिज नहीं किया जाएगा। इस हवाले से 2003 MLD पेज 1612, 1990 MLD पेज 309, 2010 MLD पेज 1787, 2006 MLD पेज 1965, 2011 SCMR पेज 1460, 2000 YLR पेज 485,
2000 CLC पेज 4, 2001 CLC पेज 1661 और 1993 SCMR पेज 2149, 2007 YLR पेज 2327, 1986 वाज़े कर देती है कि नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी अगर मैटर इशू रेज हो गया है तो 1986 SCMR पेज 680, 1987 MLD पेज 15 जो है वो हमें वाज़े कर देती है। और 2013 CLC पेज 135, PLJ 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 27, PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 615 और 2001 MLD पेज 1